सीखना यही है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों के पास फिर से शुरू हुए नालंदा विश्वविद्यालय के हॉल में ये शब्द बड़े ही जोरदार तरीके से गूंजते हैं। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। यह 815 वर्षों के बाद इतिहास के पन्नों से फिर एक बार हकीकत में तब्दील हुआ एक विश्वविद्यालय है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का यह पुनरुद्धार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें से क्या खासियत है जो इसे किसी और विश्वविद्यालय से अलग बनाती है? इन सारे सवालों के जवाब एक गहरे सत्य में निहित हैं, जो यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय इस बात का प्रमाण है कि आग से किताबें तो जल सकती हैं, लेकिन आग से ज्ञान को खत्म नहीं किया जा सकता। यह प्रेरणादायक सत्य वचन निसंदेह सीखने के अदम्य साहस व भावना को दर्शाता है, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय ने अपने उदाहरण से हम सबके सामने पेश किया है। आइए अब एक नज़र इतिहास के पन्नों पर डालते हैं और यह समझते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट हो जाने से हमने क्या खोया और अब इस विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार से हम फिर से क्या हासिल कर सकते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव और ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ाव के चलते पहली शताब्दी ईस्वी में ही नालंदा को एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में पहचान मिल चुकी थी। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के दो प्रसिद्ध शिष्य सारिपुत्र और मोगगल्लान नालंदा से ही संबंधित थे। इसके अलावा नालंदा कला का एक प्रमुख केंद्र भी था। यहाँ की कला ने सभी एशियाई बौद्ध देशों की कलाओं को प्रभावित किया। नालंदा की स्टको, पत्थर तथा कांसे की मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और पूरी तरह से उसी पर निर्भर बनी रही। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जा सकता है। नालंदा की कला अपनी कारीगरी के उच्च स्तर के कारण हमेशा सराही जाती रही। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि प्रतिमाओं को सोच समझकर अत्यंत व्यवस्थित रूप में गढ़ा गया है। उनमें कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देती है। प्रतिमाएं आमतौर पर त्रि-आयामी रूप से बनाई गई हैं। नालंदा की कांसे की मूर्तियों के प्रचलन का काल 7वीं और 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों से प्राप्त कांस्य प्रतिमाओं की संख्या से भी अधिक है और इसमें पाल राजाओं के शासनकाल में बनी धातु की प्रतिमाओं का काफी हिस्सा शामिल है। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ से महायान बौद्ध संप्रदाय के देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, जैसे कि खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा, बोधिसत्व और नागा अर्जुन की प्रतिमा। 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभरा, तब इन मूर्तियों में वज्रयान बौद्ध संप्रदाय के देवी देवताओं का बोलबाला हो गया। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का चित्रण 12वीं शताब्दी के बाद ही शुरू हुआ। एक रोचक तथ्य यह भी है कि अनेक ब्राह्मणिक प्रतिमाएं जो सारनाथ शैली के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा से मिली हैं। उनमें से अनेक प्रतिमाएं नालंदा के बौद्ध स्थल के आसपास स्थित गांव के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। इस प्रकार नालंदा का ऐतिहासिक विकास क्रम बौद्ध धर्म के एक रिलीजन के रूप में विकसित होने तथा बौद्ध मठों और शैक्षिक परंपराओं के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। हालांकि नालंदा केवल अपनी मूर्तिकला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि प्राचीन काल में नालंदा भारत में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। नालंदा महाविहार में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के बौद्ध मठों और शैक्षणिक संस्थानों के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। इसमें स्तूप, बौद्ध तीर्थ, विहार यानी आवासीय और शैक्षिक भवन तथा प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं। गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी के आसपास नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। इसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में और पाल शासकों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक तथा विभिन्न विद्वानों और शासकों ने अलग अलग समय में नालंदा महाविहार को अपना संरक्षण दिया और इसे आगे बढ़ाया। इन सब के चलते नालंदा दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक बन गया। यूनेस्को ने 9 जनवरी 2009 को नालंदा महाविहार के खंडरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आइए अब बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता और पाठ्यक्रम के बारे में।
नालंदा विश्वविद्यालय ने न सिर्फ भारत के विभिन्न भागों से बल्कि विश्व के अन्य देशों से भी विद्वानों को आकर्षित किया। चीन के विद्वान ह्वेनसांग और इत्सिंग ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा का दौरा किया था। उन्होंने अपनी रचनाओं में नालंदा के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। उन्होंने लिखा है कि वहाँ हर रोज विभिन्न विषयों पर 100 से भी अधिक व्याख्यान होते थे, जिनमें बहस और चर्चा की विधि को अपनाया जाता था। विशेष रूप से चीन के प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ 7वीं शताब्दी ईस्वी में 5 साल तक अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था। उन्होंने नालंदा का वर्णन करते हुए कहा था कि यहाँ के शिक्षक अत्यधिक प्रतिभाशाली और कुशल होते थे। वे पूरी ईमानदारी के साथ बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। मठ के नियम सख्त थे और सभी को उनका पालन करना होता था। पूरे दिन चर्चाएं चलती थी और बड़े तथा छोटे एक दूसरे की सहायता करते थे। विभिन्न नगरों से विद्वान अपने संदेहों का समाधान करने के लिए यहाँ आते थे। द्वारपाल प्रवेश द्वार पर नए आगंतुकों से कठिन प्रश्न पूछते थे। उन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। यहाँ आने वाले 10 में से लगभग 7 या 8 आगंतुक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का दायरा बहुत व्यापक था, जो उस समय उपलब्ध ज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करता था। नालंदा में छात्र वेदों का अध्ययन करते थे और उन्हें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में भी प्रशिक्षित किया जाता था। यह प्रशिक्षण सिर्फ विस्तृत ही नहीं था बल्कि समग्र भी था। इसके पाठ्यक्रम में गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और दर्शन शामिल थे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज या सत्य का पर्वत नाम दिया गया था, जो वास्तव में बहुत सुंदर नाम है। 9 मंजिला धर्मगंज नामक पुस्तकालय में 90 लाख से अधिक पुस्तकें थीं। लेकिन यह विचार करने योग्य एक प्रश्न यह है कि नालंदा ने अपने आसपास के क्षेत्र से इतर दुनिया को कैसे प्रभावित किया। नालंदा महाविहार भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला योजनाबद्ध विश्वविद्यालय था। यह प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के भौतिक स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें प्लानिंग, वास्तुकला और कलात्मक परंपराएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय की ओर से अक्सर कुछ महान विद्वान और शिक्षक बौद्ध धर्म की शिक्षा तथा दर्शन को प्रसारित करने के लिए चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में भेजे जाते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान की इस ऐतिहासिक परंपरा ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के विस्तार और प्रभाव को बढ़ाने में मदद की। साथ ही स्थानीय परंपराओं के साथ प्रमुख कला केंद्रों से ली गई विषयगत और प्रतीकात्मक छाप भी नालंदा की कला में देखने को मिलती है। इसमें विद्वानों के जरिए थाईलैंड पर स्टको और मलय द्वीप समूह, नेपाल, म्यांमार और तिब्बत पर धातु कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट ने नालंदा में अध्ययन और अध्यापन किया था। इस विश्वविद्यालय ने भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया और इसे 800 वर्षों की लंबी अवधि तक स्थानीय शासकों और विदेशी राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ। कठोर मूल्यांकन के बाद ही छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। अपने चरमोत्कर्ष पर इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण एशिया से 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र अध्ययन और अध्यापन कार्य में शामिल थे। यात्रा और संचार के सीमित साधनों वाले युग में यह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था। इसके अलावा बौद्ध धर्म, समकालीन ग्रंथों और दर्शनों से संबंधित विषयों को पढ़ाने के साथ साथ नालंदा में प्रदान की जाने वाली शिक्षा में तर्क, व्याकरण, विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषय भी शामिल थे। नालंदा को चर्चा और तर्क के मध्यकालीन विद्यालय की उपाधि प्राप्त थी। नालंदा के विद्वानों को डिबेट के मामले में महारत हासिल थी और उन्होंने इसे उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया। इस प्रकार वैश्वीकरण शब्द गढ़े जाने से बहुत पहले ही नालंदा विविध संस्कृतियों और विचारों का संगम बन गया था। चलिए अब चर्चा करते हैं नालंदा की तबाही और उसके बाद के काल की। 1193 ईस्वी में एक भयानक घटना घटी, जिसके कारण यह महान विश्वविद्यालय तबाह हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन कार्यरत तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर से अपने सैन्य अभियान के दौरान एक ऐसा हमला किया जिसने इतिहास की धारा बदल कर रख दी। इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया गया तथा वहां के अधिकांश विद्वानों को मार दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ के विशाल पुस्तकालय में भी आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लगी आग महीनों तक जलती रही। यह सब ज्ञान के सचमुच राख हो जाने की एक भयानक तस्वीर है।
हमले के दौरान बख्तियार खिलजी ने नालंदा में लगभग 90 लाख पुस्तकों और पांडुलिपियों को जलाकर नष्ट कर दिया। अब आप उस क्षति की कल्पना कर सकते हैं। उन आग की लपटों में कितने अभूतपूर्व विचार, कितने वैज्ञानिक सिद्धांत और कितने दार्शनिक ज्ञान हमेशा के लिए जलकर नष्ट हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया को एक तरह से अज्ञान एवं अंधकार के दौर में ले गया। सदियों से इस क्षति को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप और विश्व के अन्य हिस्सों में भी महसूस किया गया। हिंसा के एक ही कृत्य में वह सब ज्ञान नष्ट हो गया जो पूरी दुनिया को लाभ पहुंचा सकता था। हालांकि बख्तियार खिलजी का हमला नालंदा के लिए सबसे बड़ा संकट था, लेकिन इसके बाद की सदियों में अन्य कारकों ने भी नालंदा के निरंतर पतन में योगदान दिया। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और शुरू से ही नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन करने वाले बौद्ध राजवंशों के पतन से विश्वविद्यालय को मिलने वाले संरक्षण और धन में कमी आई। इसके अतिरिक्त विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे अन्य शिक्षा केंद्रों के उदय ने कई छात्रों और विद्वानों को नालंदा से दूर कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के लगभग 6 सदी बाद 19वीं सदी की शुरुआत में स्टॉकिश सर्वेक्षक सर फ्रांसिस बुकानन द्वारा नालंदा को फिर से खोजा गया और उसकी रिपोर्टिंग की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खोजे जाने से इस प्राचीन विश्वविद्यालय और उसके ऐतिहासिक महत्व को लेकर नए सिरे से रुचि पैदा हुई। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1915 से 1937 तक और फिर 1974 से 1982 तक वहां व्यवस्थित रूप से खुदाई और देखरेख का कार्य शुरू किया। इस प्रकार इन प्रयासों से इस महान संस्थान के अवशेषों का पता चल सका। इससे कक्षाओं, छात्रावासों, मंदिरों और विशाल पुस्तकालयों वाले नालंदा विश्वविद्यालय की अवसंरचना की विशालता का पता चला कि खुदाई न केवल नालंदा के गौरवशाली अतीत का भौतिक प्रमाण प्रदान करती है बल्कि इसके पुनरुद्धार में रुचि को भी जगाती है, जिससे 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह एक सपने को साकार होते देखने जैसा था कि 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया और कहा कि हम बिहार में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक बगल में एक आधुनिक विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाते। आइए नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की शुरुआत करने में योगदान देने के लिए विश्व भर के देशों और उनके छात्रों को आमंत्रित करते हैं। 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, जिससे इस अद्वितीय विचार के मूर्त रूप में साकार होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अधिनियम के 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए कानूनी रूपरेखा प्रदान की। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 16 सदस्य देशों सहित पूरे एशिया के देशों ने इस परियोजना को अपना समर्थन दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समर्थन ने नालंदा के पुनरुद्धार के वैश्विक महत्व को उजागर किया। लेकिन पुनरुद्धार के लिए केवल नालंदा ही क्यों चुना गया? हमने एक बिल्कुल नया संस्थान ही क्यों नहीं बना लिया? इसका जवाब देते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि शिक्षा की दुनिया में नालंदा आज भी अपने आप में एक ब्रांड है। विश्व में जो भी लोग इतिहास को जानते, पढ़ते और उससे वाकिफ हैं, जब वे नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुनते हैं तो उनके मन में इसके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। यह कथन नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है, जो इसके पुनरुद्धार को अपरिहार्य बनाता है। आखिरकार 19 जून 2024 को इतिहास ने एक नई करवट ली। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि यह लगभग 2 दशकों से देखे जा रहे एक सपने के साकार होने जैसा था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बौद्ध विरासत और भारतीय आध्यात्मिकता का एक स्थायी प्रतीक बोधि वृक्ष का एक पौधा भी लगाया, जो नालंदा के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान, सम्मान, मूल्य, एक मंत्र, गौरव और एक गाथा का प्रतीक है। नया नालंदा विश्वविद्यालय पर्यावरण के प्रति हमारे बदलते नजरिए का प्रमाण है। यह परिसर 455 एकड़ में फैला है, जिसका डिजाइन प्राचीन नालंदा महाविहार के समय के मठों और इमारतों से प्रेरित है। यह एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। इसमें 100 एकड़ से अधिक में फैले कमल सागर पॉन्ड्स, एक ऑन ग्रिड सौर संयंत्र और एडवांस्ड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी शामिल है।
संधारणीयता के प्रति यह प्रतिबद्धता प्राचीन ज्ञान और पर्यावरण संबंधी आधुनिक सरोकार दोनों को दर्शाती है। विश्वविद्यालय में 250 लोगों की क्षमता वाला एक योग सेंटर, एक अत्याधुनिक सभागार, एक पुस्तकालय, एक अभिलेखीय केंद्र और पूरी तरह सुसज्जित एक खेल परिसर भी है। ये सभी सुविधाएं ज्ञान की खोज को समग्र विकास के साथ जोड़ती हैं। इस विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार से भारत ने दुनिया भर में सराही जाने वाली अपनी सॉफ्ट पावर की छवि को फिर से दोहराया है। लेकिन व्यवहारिक रूप में इसके क्या मायने हैं, चलिए अब इस पर भी चर्चा करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार सिर्फ एक प्राचीन संस्थान का पुनर्निर्माण मात्र नहीं है। नए नालंदा परिसर का लक्ष्य दुनिया भर से छात्रों को अपने यहाँ पढ़ने के लिए आकर्षित करते हुए शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र बनना है। यह समय राजनीतिक सीमाओं और यहाँ तक कि विनाश से भी न रुकने वाली ज्ञान की शक्ति को साबित करने वाला एक निष्ठापूर्ण प्रयास है। यह अतीत और भविष्य के बीच, पूर्व और पश्चिम के बीच, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक चुनौतियों के बीच एक सेतु की तरह है। इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, वियतनाम सहित 17 भागीदार देश शामिल हैं, जो वास्तव में इसे एक वैश्विक प्रयास बनाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वैश्विक शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की ऐतिहासिक भूमिका और आधुनिक दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों के बारे में समझ को बढ़ावा देने में इसकी क्षमता का प्रमाण है। शिक्षा को लेकर बदलते वैश्विक नजरिए की बात करें तो पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्व चांसलर जॉर्ज यो ने नालंदा को 21वीं सदी में एशियाई पुनर्जागरण का प्रतीक बताया था। उनका मानना था कि यह विश्वविद्यालय सभ्यतागत संवाद और अलग अलग धर्मों से जुड़ी शिक्षाओं और समझ का केंद्र होना चाहिए, जैसा कि यह प्राचीन काल में था। संस्कृतियों और धर्मों के बीच सेतु के रूप में नालंदा की यह अवधारणा आज की परस्पर जुड़ी हुई लेकिन अक्सर वैचारिक रूप से विभाजित दुनिया में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। भारत के विदेश मंत्री ने भी ऐसे संस्थानों के महत्व पर जोर देते हुए कहा है कि ऐसे संस्थान शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी साधन होते हैं। उन्होंने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में नालंदा की भूमिका पर भी प्रकाश डाला और पूरे एशिया के देशों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने में विश्वविद्यालय की क्षमता को भी स्वीकार किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए चांसलर प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया अरविंद ने इस विश्वविद्यालय के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारा मुख्य टारगेट प्रथम श्रेणी के ऐसे फैकल्टीज की नियुक्ति को जारी रखना है जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध हो तथा दुनिया भर से, विशेष रूप से नालंदा के भागीदार देशों से अग्रणी छात्रों को यहाँ एडमिशन लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। शैक्षणिक उत्कृष्टता और वैश्विक पहुंच को लेकर इस तरह का विजन प्राचीन नालंदा के लोकाचार को ही प्रतिध्वनित करता है। वर्तमान समय में नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन्स, भाषा एवं साहित्य, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं एनवायरमेंट तथा इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट के कोर्स मौजूद हैं। ये सभी कोर्स नालंदा की ऐतिहासिक समृद्धि और हमारे समकालीन विश्व की जरूरतों दोनों को दर्शाते हैं। ये कैंपस हमारे भविष्य के लिए एक रोड मैप भी तैयार करता है। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी ज्ञान की खोज के प्रति मानव के अटूट दृढ़ संकल्प को बयां करती है। सदियों तक नालंदा शिक्षा का एक महान केंद्र रहा, जहां दुनिया भर से ज्ञान की चाह रखने वाले लोग आकर्षित होते रहे। नालंदा विश्वविद्यालय अपने प्राचीन गौरव और आधुनिक पुनरुद्धार दोनों के मामले में हमें न केवल व्यक्तियों बल्कि संपूर्ण सभ्यताओं को बदलने के लिए शिक्षा की अमिट ताकत की याद दिलाता है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि भले ही किताबें जल जाएं और इमारतें ढह जाएं, लेकिन शिक्षा की लौ कभी नहीं बुझ सकती है। नालंदा की विरासत हमारे भविष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। भविष्य की ओर बढ़ते हुए यह जरूरी है कि हम अपने अंदर नालंदा की विरासत को हमेशा जीवित रखें। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा उत्सुक, सीखने के लिए तैयार और विकास की ओर अग्रसर रहना चाहिए। यह उन विद्वानों की प्राचीन विरासत के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बनाया था। नालंदा की विरासत को अपनाकर हम एक अधिक प्रबुद्ध और परस्पर जुड़ी हुई दुनिया बनाने में योगदान दे सकते हैं। शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच सेतु का निर्माण कर सकते हैं और मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।